हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2006 में रिलीज़ हुई द प्रेस्टीज मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की बाकी फिल्मों की तरह ये भी एक मास्टरपीस है जो आपके दिमाग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलती है। तो चलिए फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत जॉन कटर से होती है, जो कि एल्फ्रेड की बेटी जेस को मैजिक ट्रिक्स के 3 पार्ट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि किसी भी मैजिक ट्रिक का पहला पार्ट में इंसान या किसी चीज़ को गायब किया जाता है, फिर उसके दूसरे पार्ट में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है, और फिर आता है तीसरा पार्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को दोबारा से दर्शकों के सामने वापस लाना। कहानी शुरू होती है 1890 के टाइम में, जब एल्फ्रेड और एंजियर को मिल्टन नाम के एक मैजिशियन ऑडियंस से उठाकर स्टेज पर बुलवाता है। स्टेज पर एंजियर की वाइफ जूलिया भी होती है, पर यह बात ऑडियंस में से किसी को भी पता नहीं है और उनको यही लगता है कि इन दोनों को रैंडमली स्टेज पर बुलाया गया है। एल्फ्रेड जूलिया के हाथों को रस्सी से बांधता है और एंजियर जूलिया के पैरों को रस्सी से बांधता है। इसके बाद जूलिया को रस्सी के सहारे उठाकर एक वाटर टैंक में डाला जाता है और ऑडियंस के आगे पर्दा कर दिया जाता है। इस टैंक में जूलिया को अपने हाथों की रस्सी खोलकर टैंक से बाहर आना होगा, और थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटाया जाता है तो जूलिया लोगों के सामने खड़ी होती है। इस एक्ट में एंजियर और एल्फ्रेड रस्सी को इस तरीके से ही बांधते हैं जिससे जूलिया आसानी से पानी के अंदर वो खोल ले। इस शो के बाद जॉन, एल्फ्रेड, जूलिया और एंजियर आपस में डिस्कशन करते हैं। दरअसल जूलिया और एल्फ्रेड चाहते हैं कि जूलिया को लैंगफोर्ड नॉट बांधी जाए, जो खोलने में थोड़ी सी टफ लगे, पर जॉन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि पानी के अंदर लैंगफोर्ड नॉट को खोलना खतरे से खेलना होगा। और एंजियर भी यहाँ पर जॉन का सपोर्ट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ के लिए ज़रा सा भी कोई रिस्क हो। इसके बाद अगले शो में एल्फ्रेड और एंजियर दोनों को दोबारा स्टेज पर बुलवाया जाता है, और इस बार जब जूलिया के हाथ पैर बांधे जा रहे होते हैं तो जूलिया एल्फ्रेड को लैंगफोर्ड नॉट बांधने के लिए इशारा करती है और एल्फ्रेड उसके हाथ पर लैंगफोर्ड नॉट बांध देता है। जूलिया को पानी के टैंक में डाला जाता है और इसके बाद जब पर्दा हटाया जाता है तो जूलिया पानी में डूब रही होती है, यानी कि वो पानी के अंदर लैंगफोर्ड नॉट को नहीं खोल पाई थी। जॉन एक हथौड़ा लेकर उस कांच के वाटर टैंक को तोड़ देता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और जूलिया जा चुकी थी। इस हादसे के बाद से ही एंजियर और एल्फ्रेड अलग हो गए थे और एंजियर ने एल्फ्रेड को अपना दुश्मन मान लिया था। जूलिया के फिनरल पर एंजियर एल्फ्रेड से पूछता है कि उसने जूलिया के हाथों पर कौन सी नॉट बांधी थी। एल्फ्रेड कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है और वहाँ से चला जाता है। एल्फ्रेड और एंजियर दोनों ही अलग होकर अपने अपने मैजिक शोज करने लगते हैं। एल्फ्रेड की लाइफ में सेरा नाम की लड़की आ गई होती है, जिससे कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है। एल्फ्रेड अपने शो में एक नया मैजिक लेकर आता है जिसे कैच अ बुलेट कहा जाता है। एल्फ्रेड एक बार अपनी वाइफ सेरा को एक गन देकर अपने आप को शूट करने के लिए कहता है। सेरा उसके ऊपर शूट नहीं करती है क्योंकि उसको डर लगता है कि इस बुलेट से ना जाने क्या निकले। सेरा बंदूक का मुंह दूसरी तरफ करके शूट करती है और तभी एल्फ्रेड हाथ आगे बढ़ाकर वो बुलेट कैच कर लेता है। एल्फ्रेड बताता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि मैंने ये गन अपने हिसाब से मॉडिफाई की है और इसमें बुलेट की जो स्पीड है वो मैंने खुद सेट कर रखी है। इसके बाद अपने शो में एल्फ्रेड ऑडियंस में से एक वॉलंटियर को गन पकड़ाता है और अपने आप को शूट करने के लिए कहता है। वो वॉलंटियर जब उससे पूछता है कि उसने कौन सी नॉट बांधी थी, तब एल्फ्रेड की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एंजियर होता है, जो दूसरे भेस में आया है। एंजियर ने इस गन में असली बुलेट डाल दी है और अब वो एल्फ्रेड को शूट करना चाहता है, पर उसके गोली चलाने से पहले ही एल्फ्रेड का स्टेज इंजीनियर फैलन उसे रोक लेता है, जिससे गोली एल्फ्रेड के सीने में ना लगकर उसके हाथों की उंगलियों पर लगती है और उसकी साइड की 2 उंगलियां कट जाती हैं। दूसरी तरफ जॉन कटर एंजियर के साथ मिलकर नए मैजिक शोज करने जा रहा होता है और इनके साथ एक ओलिविया नाम की लड़की भी ज्वाइन हो जाती है, जो कि एंजियर की असिस्टेंट बनती है। एंजियर अपने मैजिक शो में पिंजड़े में रखी बर्ड को गायब करके दोबारा लाकर पब्लिक को दिखाना चाहता है, और प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने शो में वॉलंटियर्स को पिंजड़ा चेक करने के लिए स्टेज पर बुलवाता है। एल्फ्रेड भी यहाँ पब्लिक के बीच में भेस बदल कर बैठा होता है और एक लेडी के साथ वॉलंटियर बनकर स्टेज पर चला जाता है। एल्फ्रेड उस पिंजड़े को एक तरफ से कसकर घसीट देता है, जिससे उसके अंदर बैठा पक्षी तो मर ही जाता है, पर साथ ही साथ दूसरी वॉलंटियर के हाथों पर भी काफ़ी चोट आ जाती है। ये देखकर ऑडिटोरियम का मालिक एंजियर और जॉन को ऑडिटोरियम में दोबारा शो करने की परमिशन नहीं देता है। एल्फ्रेड इसके बाद अपने मैजिक शो में द ट्रांसपोर्टेड मैन दिखाता है, जिसमें वो स्टेज पर 2 कोनों पर रखे दरवाजों में से एक में घुसता है और तुरंत दूसरे से निकलकर बाहर आ जाता है।
एल्फ्रेड का ये शो काफ़ी चलने लगता है और ये देखकर एंजियर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और वो भी यही सेम मैजिक पब्लिक को दिखाना चाहता है। एंजियर जाकर एल्फ्रेड का शो देखता है और एल्फ्रेड की इस ट्रिक से हैरान हो जाता है। वापस आने पर जॉन एंजियर को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है एल्फ्रेड बॉडी डबल यूज़ कर रहा हो, पर एंजियर उसको मानने को तैयार नहीं होता है और जूलिया भी इसमें एंजियर का सपोर्ट करती है। इसके बाद ओलिविया एंजियर को उसके जैसे दिखने वाले इंसान गैरल्ड रूट से मिलवाती है और गैरल्ड एंजियर और जॉन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एंजियर अपने मैजिक शोज़ में स्टेज की एक साइड पर खड़ा होकर स्टेज के नीचे चला जाता है और जहां पहले से गद्दा पड़ा होता है जिससे एंजियर को चोट नहीं आती है, और दूसरी साइड से ही गैरल्ड स्टेज के ऊपर आ जाता है और सबको यही लगता है कि ये वही इंसान है जो अभी दूसरी साइड पर था। एंजियर की ये ट्रिक लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और एंजियर को अच्छे शोज़ भी मिलने लगते हैं, पर वो अभी भी एल्फ्रेड की ट्रिक को जानना चाहता है और इसके लिए वो ओलिविया को एल्फ्रेड के पास जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि एल्फ्रेड से जाकर बोलो कि मैंने तुम्हें उसके सीक्रेट्स जानने के लिए भेजा है, पर तुम उसे मेरे सीक्रेट्स बताओगी और ये सुनकर वो तुम्हें काम पर रख लेगा। ओलिविया को ये सब करना काफ़ी ऑड लगता है, पर एंजियर के इंसिस्ट करने पर वो जाकर एल्फ्रेड से मिलती है और एल्फ्रेड को सब कुछ सच सच बता देती है, जो कुछ भी एंजियर ने उसको बोला था। कहती है कि एंजियर के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहती हूँ। एल्फ्रेड ओलिविया को अपना असिस्टेंट बना लेता है और इसके कुछ टाइम बाद ओलिविया की मदद से एल्फ्रेड गैरल्ड रूट तक पहुंच जाता है और वो उसे एंजियर के साथ काम करने पर भड़काता है और उसे अपनी साइड कर लेता है। अब एक दिन जब एंजियर अपने शो में स्टेज से नीचे गिरता है तो नीचे गद्दा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और तभी वो देखता है कि दूसरी साइड पर ऊपर जाने के लिए गैरल्ड नहीं बल्कि एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड गैरल्ड की जगह स्टेज पर आ जाता है। एल्फ्रेड स्टेज पर आकर इस एक्ट का काफ़ी मजाक बनाता है और तभी पीछे से गैरल्ड रस्सी में बंधा हुआ नीचे आता दिखाई देता है। एल्फ्रेड यहाँ जाते जाते ऑडियंस से कहता है कि ये कोई मैजिक शो नहीं है और अगर उन्हें असली मैजिक शो देखना है तो वो सब उसके शो में आए। इस हादसे के बाद एंजियर की टांग टूट जाती है और वो ओलिविया के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें एल्फ्रेड के पास भेजा था, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने उसको गैरल्ड तक पहुँचाया और मेरा शो बर्बाद करके रख दिया। ओलिविया कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो उसी की साइड है। वो एंजियर को यहाँ पर एल्फ्रेड की डायरी देती है और कहती है कि इसमें उसकी मैजिक ट्रिक्स लिखी हुई हैं। एंजियर इस डायरी को पाकर खुश होता है और ओलिविया को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, पर ओलिविया मना कर देती है और कहती है कि वो सच में एल्फ्रेड से प्यार करने लगी है। एंजियर एल्फ्रेड की डायरी पा तो जाता है, पर एल्फ्रेड ने सारी ट्रिक्स कोडवर्ड में लिखी होती हैं, जिसको पढ़ने के लिए एंजियर को कीवर्ड की ज़रूरत होती है। इसके बाद एंजियर जॉन के साथ मिलकर एल्फ्रेड के साथ रहने वाले उसके असिस्टेंट फैलन को किडनैप कर लेता है और फैलन के बदले एल्फ्रेड से उसकी डायरी का कीवर्ड मांगता है। एल्फ्रेड उसे एक कागज़ पर टेस्ला लिखकर देता है और फैलन को बचा लेता है। एंजियर इसके बाद टेस्ला से मिलने लंदन से अमेरिका जाता है और उससे वैसी ही मशीन बनाने के लिए कहता है जैसी उसने एल्फ्रेड के लिए बनाई है। टेस्ला उससे कहता है कि उसने एल्फ्रेड के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है, पर वो उसके लिए ज़रूर एक यूनिक मशीन बनाएगा जिससे सजीव या निर्जीव दोनों का ही क्लोन बन जाएगा। टेस्ला को पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत होती है और एंजियर उससे कहता है कि वो पैसों की चिंता ना करें, जितने भी पैसे लगेंगे वो देने को तैयार होगा। अब इसके कुछ टाइम बाद एंजियर जब मशीन का फाइनल टेस्ट देखने आता है तो उसके सामने टेस्ला अपनी मशीन में एक बिल्ली को रखता है और उस पर टेस्ट करता है, पर बिल्ली की कोई भी कॉपी नहीं बनती है। एंजियर को लगता है कि टेस्ला ने उसका सारा पैसा बर्बाद किया है, पर जब वो बाहर जाने लगता है तो बिल्ली भी उसके साथ साथ बाहर जाती है और वहाँ पर उस बिल्ली के जैसी दिखने वाली एक सेम बिल्ली उसे दिखाई देती है और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी सारी ब्लैक कलर की हैट्स दिखाई देती हैं जिस पर टेस्ला ने पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया था। एंजियर को यकीन हो जाता है कि टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना दी है जो कि इंसान हो या निर्जीव दोनों का ही क्लोन बना सकती है। अब दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं जो कि एल्फ्रेड की हरकतों से और उसके ओलिविया के साथ अफेयर होने से काफ़ी परेशान चल रही होती है। एल्फ्रेड कभी तो उससे बिल्कुल बात करना तक पसंद नहीं करता है और कभी उस पर अपनी जान लुटाता है, और इन्हीं सब हरकतों के चलते एल्फ्रेड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और वो सुसाइड कर लेती है। इसके कुछ टाइम बाद ओलिविया एल्फ्रेड से सेरा की मौत का दुख जताती है और कहती है कि वो फांसी लगाने से पहले मुझसे मिलना चाहती थी, पर मेरे अंदर उसको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। एल्फ्रेड ओलिविया से कहता है कि उसे सेरा की मौत का कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है, वो सेरा से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। एल्फ्रेड का ऐसा बोलना ओलिविया को पसंद नहीं आता है और वो यहाँ उसे छोड़कर चली जाती है।
दूसरी तरफ एंजियर ने जॉन के साथ मिलकर टेस्ला की बनाई मशीन से अपने मैजिक शोज करना शुरू कर दिए होते हैं और उसने अपने शो का नाम द रियल ट्रांसपोर्टेड मैन रखा है, क्योंकि ऐसा करके वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि एल्फ्रेड का द ट्रांसपोर्टेड मैन बेकार है और असली शो द रियल ट्रांसपोर्टेड मैन है जो कि उसका है। एल्फ्रेड खुद जाकर उसका शो देखता है जिसमें एंजियर स्टेज पर से गायब हो जाता है और फिर ऑडिटोरियम के दूसरे कोने में ऑडियंस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एल्फ्रेड ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वापस आकर फैलन से कहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम नहीं सोच पाए और उसने सोच ली है, मुझे पता लगा कर बताओ कि वो ये कैसे कर रहा है। इसके बाद फैलन एंजियर के शो के बाद की चीज़ें ऑब्जर्व करता है और देखता है कि हर शो के बाद एक वाटर टैंक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो ये बात आकर एल्फ्रेड को बताता है। इसके कुछ टाइम बाद एल्फ्रेड दोबारा से एंजियर के शो में जाता है और एक वॉलंटियर बनकर स्टेज पर चढ़ जाता है, पर वो चोरी से स्टेज के नीचे चला जाता है और ये देखना चाहता है कि एंजियर आखिर कैसे दूसरी जगह तक पहुंचता है। एंजियर ऊपर स्टेज से जैसे ही नीचे गिरता है तो वो सीधा एक वाटर टैंक में गिरता है और उस वाटर टैंक का ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है। एंजियर पानी में डूबने लगता है और एल्फ्रेड उसे टैंक से निकालना चाहता है, पर देखते ही देखते एंजियर उस टैंक में मर जाता है। अब यहाँ पर जॉन कटर भी आ जाता है और उसे समझ आता है कि एल्फ्रेड ने ही एंजियर को डुबोकर मारा है। जॉन कोर्ट में एल्फ्रेड के खिलाफ गवाही देता है और एल्फ्रेड को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। एल्फ्रेड अपनी फांसी की सज़ा से पहले जेल में बंद होता है, तब उससे मिलने लॉर्ड कॉर्डलो आता है और उसके साथ एल्फ्रेड की बेटी जेस भी होती है। लॉर्ड कॉर्डलो एल्फ्रेड से उसकी मैजिक ट्रिक्स का सीक्रेट मांगता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। एल्फ्रेड अब जब ध्यान से लॉर्ड कॉर्डलो को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि एंजियर होता है, यानी कि एंजियर अब लॉर्ड कॉर्डलो के नाम से रहने लगा है। एल्फ्रेड ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो उसकी आंखों के सामने ही मर गया था। वो एंजियर से कहता है कि तुमने मुझे फंसाया है, तुम्हारी वजह से मुझे फांसी दी जा रही है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, अभी भी टाइम है, तुम इसे रोक सकते हो। फिर कहता है कि नहीं। अब एल्फ्रेड उसे अपनी मैजिक ट्रिक्स भी दे देता है जो एंजियर कब से पाना चाहता है, पर एंजियर यहाँ पर वो मैजिक ट्रिक्स फाड़कर फेंक देता है और कहता है कि मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं तुमसे बेटर मजिशियन हूँ, और इसके बाद वो जेस को लेकर यहाँ से चला जाता है। एल्फ्रेड यहाँ पुलिस वालों से कहता रहता है कि वो इंसान जो अभी गया है वही एंजियर है और वो जिंदा है तो मुझे फांसी नहीं हो सकती, उसको पकड़ो, पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद सरकार टेस्ला की क्लोन बनाने वाली मशीन की नीलामी कर देती है और ये मशीन लॉर्ड कॉर्डलो के असिस्टेंट उसके लिए खरीद लेता है। इसके कुछ टाइम बाद जॉन आकर लॉर्ड कॉर्डलो से उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिलता है और वो एंजियर को अपने सामने देखकर चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि उसने एल्फ्रेड को फंसाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। जॉन को आज अपने ऊपर काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि उसने भी एल्फ्रेड की बात नहीं सुनी थी और कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी। जॉन यहाँ पर एंजियर से कहता है कि टेस्ला की इस मशीन को ख़त्म कर दो, ये सही नहीं है, और एंजियर इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एल्फ्रेड की फांसी से पहले फैलन उससे मिलने आता है और एल्फ्रेड फैलन से कहता है कि तुम्हें अब हम दोनों की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और इसके बाद एल्फ्रेड को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके कुछ टाइम बाद जॉन और एंजियर मिलकर टेस्ला की इस मशीन को थिएटर में पहुंचा देते हैं और जॉन इसके बाद वहां से बाहर आने लगता है, और तभी जॉन को एक इंसान मिलता है जो कि थिएटर के अंदर जा रहा होता है। यह आदमी थिएटर में जाकर एंजियर को शूट कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि एल्फ्रेड होता है। एंजियर को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एल्फ्रेड उसके सामने जिंदा कैसे है जबकि उसे फांसी दी जा चुकी है। अब उसे एल्फ्रेड अपने सीक्रेट्स बताता है और कहता है कि तुम मुझसे ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक पूछ रहे थे, दरअसल वो कोई ट्रिक नहीं थी। मैं और मेरा जुड़वा भाई जो कि अब मर चुका है, हम लोग उसे मिलकर किया करते थे। हम लोग अलग अलग दिन फैलन और एल्फ्रेड बनकर जीते थे। मैं अपनी वाइफ सैरा से प्यार करता था और वो ओलिविया से। जूलिया के हाथों पर नोट मैंने नहीं बल्कि फैलन ने बांधी थी और इसीलिए मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि उसने कौन सी नोट बांधी है। तुमने जब मुझे गोली मार के मेरी उंगलियां काट दी थी तो मुझे अपने भाई की भी उंगलियां काटनी पड़ी थी ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। ओलिविया ने तुमको जो डायरी दी थी वो भी मेरे कहने पर ही दी थी। ये सब सुनते सुनते एंजियर मर जाता है और एल्फ्रेड वहाँ से बाहर आने लगता है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे वाटर टैंक्स दिखाई देते हैं जिसमें एंजियर के क्लोन पड़े हुए थे, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस पूरी कहानी में एल्फ्रेड और एंजियर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक चले गए थे, और इन दोनों ने ही अपना बहुत कुछ गंवाया है। एंजियर एल्फ्रेड को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस था और एल्फ्रेड को चाहते ना चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था।
जॉन कटर ने पहले तो एल्फ्रेड को एंजियर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवाया था, पर जब उसे पता लगा कि एंजियर ने उसके साथ धोखा किया है तो फिर उसने एल्फ्रेड का साथ दिया। ये फिल्म एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसे समझने के लिए आपको एक एक सीन को बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा और इसमें ऑब्सेशन के जिस लेवल को दिखाया है उसे समझना होगा। अगर हम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर हावी कर लेंगे तो फिर हम सही फैसला नहीं ले पाएंगे। ये मूवी इसी नाम की सेम नॉवल पर बेस्ड है जिसे क्रिस्टोफर प्रीस्ट ने लिखा था। चैनल पर अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।